आज हम चैप्टर 6 ट्विन मेलोडीज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कुछ बच्चों की कहानी पढ़ेंगे जिन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है। वे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट, श्रुति शर्मा, अ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट। यह श्रुति शर्मा इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। वह एक यंग यानी छोटी उम्र की लड़की है। एस्पायरिंग का मतलब है जो आगे चलकर कुछ बनना चाहती है, और श्रुति एक अच्छी वायलिन प्लेयर बनना चाहती है। गुरु नवीन शर्मा, श्रुति's फादर, अ वायलिनिस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूजिक स्कूल। गुरु नवीन शर्मा श्रुति के पिता हैं और वे खुद एक वायलिनिस्ट यानी वायलिन बजाने वाले कलाकार हैं। साथ ही वे संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, यानी उसी म्यूजिक स्कूल के हेड हैं। नेक्स्ट, लीला देवी, श्रुति की माँ। अविनाश, अविनाश तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। अविनाश इस फ्यूजन ग्रुप में तबला बजाता है। इकबाल इस ग्रुप में फ्लूट यानी बांसुरी बजाता है। पीटर, पीटर इस ग्रुप में कीबोर्ड बजाता है। एक्ट 1। द सीन opens to the notes of a beautiful Indo-Western fusion music piece in its crescendo। यानी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक से होती है, यानी ऐसा म्यूजिक जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह का म्यूजिक मिलता है। क्रिसेंडो का मतलब है कि म्यूजिक की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जाती है। There are 4 children on stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books। यानी स्टेज पर 4 बच्चे म्यूजिक बजा रहे हैं। वे एक ऐसे रूम में हैं जहां एक छोटी रैक और लकड़ी की टेबल रखी है। उस टेबल पर स्टैक्ड यानी किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई है। On the wall are posters of famous Indian flute player पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। कमरे की दीवार पर भारत के प्रसिद्ध बांसुरी बजाने वाले प्लेयर्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम के पोस्टर लगे हुए हैं। द रूम बिलोंग टू इकबाल हु इज प्लेइंग द फ्लूट। और यह कमरा इकबाल का है और वह इस समय फ्लूट बजा रहा है। अविनाश, ऑन द तबला इस अविनाश, पीटर ऑन कीबोर्ड एंड श्रुति ऑन दी वायलिन। यानी अविनाश तबला बजा रहा है, पीटर कीबोर्ड बजा रहा है और श्रुति वायलिन बजा रही है, यानी सभी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। Soon they wind up their performance and pack up their musical instrument। कुछ देर बाद उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। अब वे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समेट कर पैक करने लगते हैं। श्रुति वियर अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। लेकिन श्रुति के चेहरे पर डिस्ट्रेस यानी परेशानी और उदासी साफ दिखाई दे रही है। पीटर, दैट वॉज अ ग्रेट रिहर्सल, वेल डन गाइज, लेट्स मीट अगेन टुमारो। पीटर कहता है कि आज की रिहर्सल बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा किया दोस्तों, अब हम कल फिर मिलेंगे। यह रिहर्सल का मतलब है असल परफॉर्मेंस से पहले की प्रैक्टिस। इकबाल, पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क, वेट बिफोर एनीवन गोज। इकबाल अपनी डेस्क से एक न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है कि रुको रुको, किसी के जाने से पहले। Did any of you guys read? Did any of you guys read what they wrote about Shruti's performance with her father yesterday in the प्रबतपुरी डेली क्लेरियन? फिर इकबाल पूछता है अपने सभी साथियों से कि क्या तुम लोगों ने पढ़ा कि कल श्रुति और उसके पिता की परफॉर्मेंस के बारे में प्रबतपुरी डेली क्लेरियन न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है? अहम मेलोडी runs in the vein of Miss Shruti Sharma, daughter of मास्टर्स वायलिनिस्ट नवीन शर्मा। यानी यहाँ पर इकबाल पहले अपना गला साफ करके न्यूज़पेपर को पढ़ता है। बोलता है कि मिस श्रुति शर्मा जो महान वायलिनिस्ट नवीन शर्मा की बेटी है, उनके शरीर की रग रग में म्यूजिक यानी मेलोडी बहती है। यहाँ मेलोडी रन्स इन द वेन का मतलब सचमुच रगों में मेलोडी बहना नहीं है,
इसका मतलब है कि श्रुति को म्यूजिक का टैलेंट अपने पिता से मिला है और म्यूजिक उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अविनाश, ओह ओह, हाउ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी। यानी अविनाश कहता है, अरे वाह श्रुति, अब तो बहुत फेमस हो गई हो, कम से कम इस खुशी में एक पार्टी तो दे सकती हो। यह सेंसेशन का मतलब है बहुत फेमस या सबकी चर्चा का विषय बन जाना। पीटर कहता है, श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन। पीटर मजाकिया अंदाज में कहता है, वाह श्रुति शर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने वायलिन बजाकर सबका दिल जीत लिया। यह फॉर द विन का मतलब है कमाल कर देना या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना। श्रुति remains unaffected, lost in her thoughts. The boys surrounded her, trying to distract her. यहाँ पर श्रुति पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, वह अपने ही थॉट्स यानी सोच में खोई हुई रहती है। उसके दोस्त उसके पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट यानी उसका ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हैं। पीटर श्रुति को आवाज लगाता है। इकबाल फिर थोड़ी जोर से आवाज लगाता है, श्रुति। अविनाश और जोर से आवाज लगाता है, बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, श्रुति। तो अचानक श्रुति चौंक जाती है। श्रुति स्टार्टल्ड यानी चौंक जाती है। देयर इज अ साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड वाइल श्रुति फाइंड द वर्ड। फिर कुछ सेकेंड्स तक सब चुप रहती हैं क्योंकि श्रुति समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। अविनाश कहता है, ओह गॉड, डोंट टेल मी यू स्टिल हैव नॉट टोल्ड नबीर सर अबाउट द कॉन्सर्ट। अविनाश कहता है, अरे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अभी तक नबीन सर को कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस प्रैक्टिस। पीटर भी पूछता है श्रुति से कि क्या इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को इन प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5। पीटर कहता है, बस उन्हें बता दो कि तुम रोज 4 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस करने आती हो। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विथ अस। इकबाल भी कहता है कि हाँ श्रुति, बस उन्हें बता दो कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो। टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, देयर इज नो नीड टू वरी। वे आगे कहता है इकबाल कि उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में भी बता दो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रुति, देयर इज नीड टू वरी इकबाल। लेकिन श्रुति कहती है कि नहीं इकबाल, चिंता करने की जरूरत है। यू डोंट नो पापा, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स। ही विल थिंक इट इज डिस्क्रिएशन ऑफ द वायलिन टू प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। श्रुति कहती है कि तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वे इन बातों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें लगेगा कि वायलिन को वेस्टर्न ट्यून्स पर बजाना उसकी बेइज्जती करना है। यह डिस्क्रिएशन का मतलब है किसी पवित्र या सम्मान वाली चीज का अनादर करना। पापा फैमिली बिलीव दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक विथ इट्स राग एंड आलाप is the only kind of music that an artist of any worth should play। श्रुति बताती है कि पापा का पूरा विश्वास है कि क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसमें राग और आलाप होते हैं वही एक ऐसा म्यूजिक है जिसे एक अच्छे आर्टिस्ट को बजाना चाहिए। यहाँ राग और आलाप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। I don't want Papa to feel that I don't care about his opinions because I do। श्रुति कहती है कि मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि मैं उनकी बातों या उनकी राय की परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं सच में उनकी राय की बहुत इज्जत करती हूँ। It's just that I want to give this a try too। श्रुति कहती है कि बस मैं इस तरह के म्यूजिक को भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। I don't know how to tell him in the right way। श्रुति आगे कहती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें यह बात सही तरीके से कैसे बताऊं। इकबाल, ऑलवेज आर राइट वे श्रुति, ही इज योर फादर, वी विल अंडरस्टैंड। इकबाल कहता है, श्रुति, अगर
बात सही हो तो उसे बताने का हर तरीका सही होता है। वह तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए वे तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। अविनाश कहता है, आई एग्री, यू आर मेकिंग मैटर वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। अविनाश कहता है कि श्रुति, मैं भी इकबाल की बात से सहमत हूं। तुम उनसे बात नहीं करके अपनी परेशानी और बढ़ा रही हो। What the worst that can happen? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? He will scold you a little, maybe, but he will eventually come round. हो सकता है कि वे तुम्हें थोड़ा डांट दे, लेकिन कुछ समय बाद वे तुम्हारी बात समझ जाएंगे और मान भी जाएंगे। इकबाल, यस श्रुति, what is little bit of scolding? इकबाल भी कहता है कि हाँ श्रुति, और थोड़ी सी डांट पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। I basically have a little bit of scolding for breakfast every day. इकबाल मजाक करते हुए ये भी बात जोड़ता है, कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे हर सुबह नाश्ते के समय थोड़ी डांट भी मिलती है। यहाँ फॉर ब्रेकफास्ट का मतलब है सचमुच नाश्ते में डांट खाना नहीं, इसका मतलब है उसे लगभग हर दिन डांट पड़ती है। ओ लाफ, मतलब यह बात सुनकर, इकबाल की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। श्रुति, यू आर राइट गाइस, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट। श्रुति कहती है कि तुम लोग सही कह रहे हो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मुश्किल स्थिति का सामना करने का समय आ गया है। यहां बाइट द बुलेट का मतलब है हिम्मत करके किसी मुश्किल या डर वाली बात का सामना करना। थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी अगेन टुनाइट एट डिनर, आई प्रोमिस टू ब्रिंग दिस अप। श्रुति कहती है कि मुझे फिर से हिम्मत देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज रात डिनर के समय मैं वादा करती हूं कि पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। यहां ब्रिंग दिस अप का मतलब है इस विषय पर बात शुरू करना। पीटर कहता है दैट्स द स्पिरिट, यानी यही हुई ना बात, इसी तरह हिम्मत रखो। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन एक्ट 1 ऑफ द प्ले, चेक योर आंसर विद द टीचर। मतलब यहां पर एक टेबल को फिल करना है। पूछा गया है कि यह कहानी कहां शुरू हुई, तो इकबाल के कमरे में। यह कहानी इकबाल के कमरे में हो रही थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम, कमरे का डिस्क्रिप्शन कैसा था? कमरे में एक छोटी रैक और किताबों से भरी हुई लकड़ी की टेबल है। दीवार कैसी है? दीवार पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम के पोस्टर लगे हैं। चिल्ड्रंस के बारे में पूछा है कि चिल्ड्रंस और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, तो इकबाल फ्लूट बजाता है, अविनाश तबला, पीटर कीबोर्ड और श्रुति वायलिन। नेक्स्ट फिर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। डू यू थिंक श्रुति विल गैदर द करेज टू स्पीक टू हर फादर, गिव अ रीजन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि श्रुति अपने पिता से बात करने की हिम्मत जुटा पाएगी। व्हाट माइट बी श्रुति's फादर रिएक्शन, और इस आपके अनुसार श्रुति के पिता की क्या रिएक्शन होंगे अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं एक्ट सेकंड को। लिखा है श्रुति's पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर, गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द किचन टू द डाइनिंग रूम। अब एक्ट सेकंड शुरू होता है। रात का डिनर हो चुका है। श्रुति के मम्मी पापा खाने के बाद टेबल साफ कर रही हैं। वे किचन और डाइनिंग रूम के बीच बार बार आ जा रही हैं। श्रुति is still stuck on last bite and is seemingly lost in thought. यहाँ श्रुति अभी भी अपनी आखिरी बाइट खा रही है। वह गहरी सोच में खोई हुई लग रही है, क्योंकि उसे अपने पापा से एक जरूरी बात करनी है। नबीन, श्रुति स्टेरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर। नबीन कहती हैं पिता कि श्रुति डोसा को देखते रहने से वह गायब नहीं हो जाएगा। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। लीला, श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट माई डियर चाइल्ड। लीला यानी श्रुति की माँ पूछती है कि श्रुति मेरी प्यारी बच्ची,
तुम इतनी सोच में क्यों खोई हुई हो? इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड टू टेल योर डैड दैट आई मेक मच बेटर डोसा देन हिम। वह मजाक में ये भी कहती है कि अगर तुम यह सोच रही हो कि पापा से कैसे कहो कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा डोसा बनाती हूँ, आई सजेस्ट यू अबेंडन द मिशन, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि यह आइडिया छोड़ दो। ही डजेंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रूथ। वे हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये भी कहती है कि तुम्हारे पिता में यह सच सुनने की हिम्मत नहीं है। श्रुति कहती है यस एक्चुअली आई एम वाज फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से समथिंग टू यू पापा। यानी श्रुति कहती है हकलाते हुए कि हाँ, असल में मैं आपसे आपसे पापा इस बात एक बात कहने के लिए सही शब्द ढूंढ रही थी। वह घबरा रही है इसलिए यहाँ पर रुक रुक कर बोल रही है। बट प्लीज प्रोमिस टू नॉट टू गेट टू एंग्री विथ मी। लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझ पर ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे। नबीन सडनली सीरियस सीट डाउन अपोजिट टू श्रुति इन अपराइट फॉर्मल मैनर। मतलब यह सुनते ही नबीन अचानक सीरियस हो जाती हैं। श्रुति के पिता वे श्रुति के सामने सीधे और गंभीर तरीके से बैठ जाती हैं। नो प्रॉमिस चाइल्ड बट स्पीक अप। पिता श्रुति से कहती हैं कि मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता बेटी, लेकिन अब जो कहना है साफ साफ करो। श्रुति पापा एक्चुअली देयर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट आई। श्रुति हिचकिचाते हुए फिर बोलती है कि पापा असल में अगले हफ्ते एक कॉन्सर्ट है। मैं यहाँ पर अभी भी वह पूरी बात कहने में झिझक रही है। नबीन कामली बट फिर्मली नो इज द आंसर। नबीन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि मेरा जवाब नहीं है। यू नो माई रूल, वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ। नबीन अपनी बेटी से कहती हैं, पिता अपनी बेटी से, कि मेरा नियम जानती हो, तुम मेरा नियम जानती हो, हर 6 महीने में सिर्फ एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मोर देन दैट फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। पिता आगे कहती हैं कि अगर कोई चीज बार बार होने लगे तो लोग उसकी कदर कम करने लगती हैं। यह फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट का मतलब है कि जब किसी चीज की आदत ज्यादा हो जाती है तो उसका सम्मान कम होने लगता है। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। पिता आगे कहते हैं कि अपने आर्ट यानी अपनी कला पर मेहनत करो, बाकी सफलता अपने आप मिल जाएगी। एंड विच कंसर्ट इज दिस एनीवे ऑफ विच आई हैवंट हर्ड। और यह कौन सा कॉन्सर्ट है जिसके बारे में मुझे अब तक कुछ पता ही नहीं था। श्रुति कहती है इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते ग्रुप परफॉर्मेंस है। नबीन पूछती हैं एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा फैसला है? टू ड्रोन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द हब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इन हार्डली अ वाइज चॉइस श्रुति। पिता कहती हैं कि इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के शोर में अपनी अलग पहचान खो देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है श्रुति। यह हबब का मतलब है बहुत जोर शोर या हलचल। बिसाइड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सर्ट। आगे वे पूछती हैं कि और वैसे यह कॉन्सर्ट है किस तरह का? आई डोंट नो ऑफ एनी शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक। मुझे तो अगले हफ्ते होने वाले किसी कॉन्सर्ट की जानकारी भी नहीं है। श्रुति टिमिडली पापा इट इज एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट। श्रुति डरते डरते कहती है कि पापा वो एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है। साइलेंस। यानी यहाँ ये बात सुनते ही कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि श्रुति के पापा इस बात से हैरान हो जाते हैं। नबीन गेटिंग अप I never thought any of my students, let alone my own child, would lose their sense of musicality to such an extreme. नबीन खड़े होते हुए अपनी बेटी से कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे किसी स्टूडेंट की बात तो दूर मेरी अपनी बेटी भी म्यूजिक की सही समझ को इस हद तक खो देगी। यहां लेट अलोन का मतलब है दूसरों की बात को छोड़ो, अपनी ही।
और म्यूजिकलिटी का मतलब है म्यूजिक की समझ और उसका सही एहसास। Since my view on fusion, music have been irritated in this house on several occasions. या इटिरेटेड। आगे पिता कहती हैं कि मैं इस घर में फ्यूजन म्यूजिक के बारे में अपनी राय कई बार पहले भी बता चुका हूं। यह इटिरेटेड मतलब यहाँ इटिरेटेड का मतलब है बार बार दोहराया गया। आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ। अब मुझे लगता है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्रुति, प्लीज पापा, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर। श्रुति विनती करते हुए अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। श्रुति आगे रिक्वेस्ट करती है कि बस एक बार प्रैक्टिस देख कर आइए, इसके बाद जो फैसला करना हो कर लीजिए। नबीन विद अ स्लाइट मॉकिंग टोन, श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। नबीन थोड़े मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहती हैं, हाँ हाँ जरूर प्रैक्टिस होगी इस फू म्यूजिक की, जब शोर मचाने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने लगे। यह नबीन फ्यूजन म्यूजिक का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह सच्चा म्यूजिक नहीं बल्कि सिर्फ शोर शराबा है। नबीन गेट्स अप विद अ स्टार्ट एंड लीव्स। श्रुति लुक्स एट हर मोम। इसके बाद पिता नबीन गुस्से से तुरंत उठकर वहां से चली जाती हैं। श्रुति उदास होकर अपनी मां की तरफ देखती है। लीला, श्रुति व्हाई डिड यू हैव टू गेट योरसेल्फ इनटू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। लीला यानी श्रुति की मां कहती है कि श्रुति तुमने शुरुआत में ही अपने पिता को बताए बिना यह सब क्यों शुरू किया। श्रुति कहती है कि मुझे पता है, मुझे पहले आई शुड हैव आस्क्ड हिम, मुझे पहले उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी। इफ ही डोंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। श्रुति आगे अपनी मां को बताती है, अगर पापा ने मुझे प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी तो हमारा पूरा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑल आवर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन। हमारी अब तक की सारी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी। गो डाउन द ड्रेन इसका मतलब है सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लीला, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और सेल आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस। माँ थोड़ी नाराज होकर कहती है, हाँ हाँ प्रैक्टिस, या फिर मैं इसे प्रैक्टिस क्लासेस कहूँ। यह लीला का मतलब है कि श्रुति ने प्रैक्टिस के नाम पर अब उनसे बात छिपाई थी। श्रुति, सॉरी मम्मी, वुड नॉट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रोमिस। श्रुति भी अपनी माँ से विनती करती है माफ़ी मांगते हुए कि अब मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छिपाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। लीला, यू बेटर नोट, अच्छा होगा कि तुम सच में ऐसा ही करो। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। माँ कहती है श्रुति से, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, जल्दी जाओ, अब तो बहुत देर भी हो चुकी है। फिर से चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एक्ट सेकंड का समरी पूरा करना है। नीचे दिए गए वर्ड बॉक्स में से सही वर्ड चुनकर खाली जगह भरनी है। ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट एक्ट थर्ड को शुरू करते हैं। लिखा है, एट इकबाल्स हाउस अविनाश एंड पीटर आर देयर टू श्रुति एंटरिंग। मतलब अब एक्ट 3 शुरू हो चुका है। यह सीन इकबाल के घर का है, वहां अविनाश और पीटर भी मौजूद हैं। तभी श्रुति कमरे में आती है। इकबाल, लुक श्रुति इज हियर टू, डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली। इकबाल कहता है, देखो श्रुति भी आ गई है, तो क्या तुमने आखिर अपने माता पिता को सब बात बता दी श्रुति। पीटर भी बोलता है, टेल अस लेटर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। पीटर कहता है, यह बात बाद में करना, पहले हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अविनाश कहता है, यस वी हैव बेटर स्टार्ट राइट अवे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। हाँ हाँ, हमें अभी तुरंत प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना भी है। श्रुति असाइड, ओह हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस।
श्रुति भी ही मन सोचती है कि मुझे इस म्यूजिक पीस को बजाने में कितना मजा आता है। Perhaps I can practice one last time and soon after that I will tell them that I cannot join them for the performance. वे सोचती है कि शायद मैं आखिरी बार प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद मैं इन्हें बता दूंगी कि इनके साथ परफॉर्मेंस में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी। दे बिगिन प्रैक्टिस। इसके बाद सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं। इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड स्टैंड इन द कॉर्नर। प्रैक्टिस के बीच में ही श्रुति के मम्मी पापा कमरे में आते हैं और चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाती हैं। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम इनग्रोस्ड एंड श्रुति's फादर टैप्स हिज फीट एंड इज सीन एविडेंटली इंजॉइंग। धीरे धीरे श्रुति के पेरेंट्स पूरी तरह म्यूजिक में खो जाती हैं। श्रुति के पापा अपने पैर से ताल देने लगती हैं म्यूजिक के साथ, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें यह परफॉर्मेंस पसंद आ रही है। As soon as the performance comes to an end, her parents move toward the center of the stage in the room as they clap. जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, श्रुति के माता पिता ताली बजाते हुए कमरे के बीच में आ जाती हैं। नबीन क्लैप्स फ्यूरियसली, यानी नबीन पिता बहुत जोर जोर से ताली बजाती हैं। He wear an expression of pride on his face. Shruti is startled at once with the clapping. मतलब उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिखाई देती है। इतनी जोर की तालियां सुनकर श्रुति एकदम चौंक जाती है। नबीन, वाह, हाउ सोलफुल यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मतलब नबीन खुशी के साथ कहते हैं, वाह, कितना दिल को छू लेने वाला म्यूजिक था, तुम सब ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। यू टू श्रुति, तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द राग इवन वंस एंड परफॉर्म इट टू एक्सीलेंस। आगे पिता कहते हैं कि तुमने पूरे परफॉर्मेंस में एक भी राग के सही नोट्स नहीं छोड़े, बहुत बेहतरीन तरीके से तुमने म्यूजिक बजाया। लीला यानी माँ कहती है, ओह यस चिल्ड्रन, यू वर अमेजिंग, कि तुमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। इफ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली। अगर प्रैक्टिस का परिणाम ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि तुम सभी बच्चों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की है। चिल्ड्रन गिगल, यह सुनकर सभी बच्चे हल्के से मुस्कुराने हंसने लगते हैं। नबीन, yes Leela, in fact I was planning to offer the children the music room. To the children, you will have more equipments there and will be able to practice regularly. यानी नबीन अपनी पत्नी लीला से कहते हैं कि हाँ लीला, सच तो यह है कि मैं इन सभी बच्चों को अपना म्यूजिक रूम देने की सोच रहा हूँ। फिर वहाँ ये सभी बच्चे ज़्यादा म्यूजिकल इक्विपमेंट्स से इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अविनाश, थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट टू अस। अविनाश खुश हो जाता है और कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट श्रुति, Guys, if you don't mind, why don't you start the practice in a while? Just need to have a word pointing towards her parents. मतलब श्रुति कहती है कि दोस्तों, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोग थोड़ी देर में प्रैक्टिस शुरू कर दो, मुझे पहले मम्मी पापा से थोड़ी बात करनी है। यह कहते हुए वह अपने माता पिता की ओर इशारा करती है। पीटर, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। Shruti and her parents move to one side of the stage in the room and the children move to another. They practice in mime, that is only their action are seen without sound. यानी श्रुति और उसके माता पिता कमरे के एक तरफ चले जाते हैं, बाकी बच्चे दूसरी तरफ जाकर प्रैक्टिस करने लगती हैं। यहाँ वे बिना आवाज़ के प्रैक्टिस करते हैं, यानी सिर्फ उनकी एक्शन दिखाई देती हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। Shruti, thank you for coming Papa and Mama. And Papa, I want to tell you that I will always take my art seriously no matter what I do. And I'm glad that you support my decision to play in a fusion group.
यानी श्रुति अपने माता पिता को धन्यवाद करती है और कहती है कि पापा, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि मैं चाहे जो भी करूँ, अपनी म्यूज़िक आर्ट को हमेशा पूरी सीरियसनेस से लूँगी, गंभीरता से लूँगी। श्रुति कहती है कि और मुझे बहुत खुशी है कि आपने फ्यूजन ग्रुप्स में खेलने के मेरे फैसले का साथ दिया। नबीन वार्मली placing his hand on her shoulder. There is no need to thank me, child. I must admit it. Was Leela was opened my eye. I had forgotten on my own past. It's your mother you should thank. पिता कहती हैं अपनी बेटी से, मतलब प्यार से पहले श्रुति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि बेटी, मुझे थैंक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ लीला ने ही मेरी आंखें खोल दी, यानी मुझे सही बात समझाई। मैं अपना ही पुराना समय भूल गया था। ये तो तुम्हारी माँ थी जिन्होंने ये तो तुम्हारी माँ है जिन्हें तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। लीला, योर ओन फादर श्रुति हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस टू प्ले वायलिन। ही वॉज अ फैमिली ऑफ वोकलिस्ट। मतलब माँ श्रुति को बताती है कि तुम्हारे पापा ने भी वायलिन सीखने के लिए अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर फैसला लिया था। उनका परिवार गाना गाने वाले कलाकारों का परिवार था। योर ग्रैंडफादर, हिज फादर एंड योर अंकल्स वर ऑल वाइकलिस्ट बिलोंगिंग टू अ हाईली ट्रेडिशनल स्कूल। माँ बताती है कि तुम्हारे पापा ने भी वायलिन सीखने के लिए अपनी परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर फैसला लिया था। उनका परिवार गाना गाने वाले कलाकारों का परिवार था। तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा के पिता और उनके भाई सभी ट्रेडिशनल क्लासिकल सिंगिंग्स करने वाले कलाकार थे। दे painstakingly nurtured the flame of musical heritage and kept it alive through thick and thin। कि उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से अपने संगीत की परंपरा को संभाल कर रखा और हर मुश्किल समय में भी उसे जिंदा रखा। यहाँ पेन्स्टेंकली का मतलब है बहुत मेहनत और पूरी सावधानी से। नबीन्स डिजायर टू टेक अप अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट रेदर देन कल्टिवेटिंग हर वॉइस वॉज पेनफुल टू हिज फादर। माँ आगे बताती है कि जब तुम्हारे पिता नबीन ने गाना सीखने की बजाय एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यानी वायलिन सीखना चाहा तो यह बात उनके पिता को बहुत बुरी लगी थी। यू सी एट दैट टाइम द वायलिन हैड नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। कि उस समय वायलिन को सभी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का हिस्सा नहीं माना जाता था। Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of family values and tradition। माँ आगे बताती है श्रुति को कि तुम्हारे दादा को लगा कि यह फैसला परिवार की परंपरा और मूल्यों के खिलाफ है। But your father worked his finger to the bone and see where the violin got him। लेकिन तुम्हारे पापा ने वायलिन सीखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की और आज देखो वायलिन ने उन्हें कितना सफल दिलाई। यह वर्क हिज फिंगर टू द बोन का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। नबीन कहते हैं, आई अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ योर ओन म्यूजिक। कि मैंने हमारे अपने म्यूजिक की ताकत को कम समझ लिया था। आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लोस्ट टू अस। मुझे डर था कि कहीं तुम हमसे और हमारी परंपराओं से दूर ना हो जाओ। आई रियलाइज दैट माई फियर वर बेसलेस आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ओन विंड। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा सब डर सब बेकार था। आखिर हर इंसान का अपना अलग रास्ता और अपनी अलग पहचान होती है। I trust you श्रुति and I will root for your group at the concert। श्रुति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं कॉन्सर्ट में तुम्हारे पूरे ग्रुप को सपोर्ट करूंगा। यहाँ रूट फॉर का मतलब है पूरा सपोर्ट करना और हौसला बढ़ाना। श्रुति हग बोथ ऑफ हर पेरेंट्स। यहाँ यह सुनकर श्रुति खुशी खुशी अपनी मम्मी और पापा दोनों को गले लगा लेती है। कर्टेन डाउन, यही पर नाटक का समाप्त होता है। ये प्ले यहीं पर एंड होता है।
तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज हम चैप्टर